कि मेरी मम्मी मेरे पापा को छोड़कर वेदांत अंकल के साथ रहने लगी। ऐसे में मैं पापा के पास रहने लगी, मगर पापा भी किसी तीसरी युवती को घर ले आए और ज़बरदस्ती मुझे घर से निकालकर मम्मी के पास भेज दिया। फिर मम्मी ने भी मुझे ठुकरा दिया तो मैं अकेले पड़ गई, लेकिन मर्दानी बाहों का स्पर्श पाने के लिए एक हिजड़ा और सन की प्रोसेसर के चंगुल में फंस गई, उसे घायल कर भागी। अब आगे मैं बाजार के बीचों बीच आई तो सुबह हो गई थी, दुकानें खुलने लगी थी, लेकिन मेरी किस्मत का दरवाज़ा बंद था। तभी मैं सहसा ही बुदबुदा पड़ी, आज अपराध और अपराधी क्यों बढ़ रहे हैं? इनके जड़ें कहाँ है? घर में ही तो है। आजकल घर घर में अपराध पल रहा है। व्यक्ति को माँ बाप ही अपराधी बनाते हैं। इनका अंत भला कैसे होगा? मेरी माँ मेरे पापा क्या मेरे अपराधी नहीं है? उन्होंने क्या अपराध नहीं किया है? मैं समाज के लिए आज एक वेश्या बनकर रह गई हूँ। उनकी गलती सोहते में रहकर ही तो मैंने पुरुष के आगे बिछना शुरू कर दिया है। मेरे हाथ से कभी किसी का कत्ल भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। आज अधिकांश परिवारों के स्त्री पुरुष का बाहर भी किसी से संबंध चल रहा है। उनके बच्चे क्या बिगड़ेंगे नहीं? मुझे पारिवारिक संस्कार सही मिलता, मेरी परवरिश अच्छे माहौल में होती, वेदांत अंकल और रवीना जैसे स्त्री पुरुष मेरे घर में नहीं घुसते तो क्या मैं आज सड़क पर होती? यही सोचते सोचते काफ़ी भावुक हो उठी। एक युवा और खूबसूरत स्त्री के साथ बाहर के लोग कैसे व्यवहार करते हैं, यह मुझसे छुपा नहीं था। मर्दानी बाहों में खेलने का मेरा शौक अब मुझे अपराध की ओर धीरे धीरे ढकेलने लगा। मैं अपराधी बनकर ही शायद स्वयं की रक्षा कर सकती थी, कोई दूसरा उपाय ही नहीं था। 10 बजते बजते सड़क के दुकानों में अचानक ही लूटपाट शुरू हो गई। मैं कुछ समझ न सकी। जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ सरदारों की दुकानें ज़्यादा थी। उनकी दुकानों को ही लोग विशेष रूप से लूट रहे थे और आग भी लगा रहे थे। पुलिस दूसरी तरफ मुंह में फेरे मौन खड़ी थी। घबराई हुई एक सिपाही के पास जाकर बोली, यह सब क्या हो रहा है? दुकानें लूटी जलाई जा रही है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? सिपाही मुस्कुराते हुए बोला, तो मैंने जानना चाहा, आखिर क्यों? क्या तुम्हारी ड्यूटी यही है? तुझे नहीं पता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके अंगरक्षकों ने ही कर दी है और वे सरदार है। सरदारों को लोगों ने आतंकवादी करा दिया है। सिपाही यह कहकर हंसने लगा, क्या तुम्हें भी सारे सरदार आतंकवादी दिखते हैं? किस काम में चंद लोग ऐसे नहीं होते? मैं पूछती हूँ, महात्मा गांधी को नाथुराम ने प्रार्थना सभा में सबके सामने गोली से भून दिया, तब दूसरी कौम वाले ने दंगा क्यों नहीं किया? या हिंदुओं ने हिंदुओं को क्यों नहीं मारना शुरू कर दिया? अरे जाओ, भीड़ को तिरतर बितर करने की कोशिश करो। किसी एक या दो सरकार ने प्रधानमंत्री की हत्या की है और लोगों ने सभी सरदारों को ही अपराधी मान लिया है। मेरे यह कहते ही उसने मेरी पीठ पर घुमाकर एक डंडा जमा दिया। तू भागती है कि नहीं यहाँ से? भीड़ को पता चल गया कि तू सरदारों की वकालत कर रही है तो तुझे जिंदा ही सड़क पर फूंक देगी। वह शायद सच ही कह रहा था। भीड़ इधर ही चली आ रही थी और समझाना मेरे वश के बाहर की बात थी। मैं भागती हुई एक डॉक्टर के क्लिनिक में घुस गई। वहाँ सरदारों और हिंदुओं की संख्या बराबर थी। मुकाबला कांटे का था। देखते ही देखते सड़क पर कत्लेआम शुरू हो गया। डॉक्टर ने फौरन शटर गिरा दिया। मैं थरथर काँप रही थी, मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग गया था। बाहर से आती चीखने चिल्लाने की आवाज़ डरा रही थी। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नरसंहार नहीं देखा था। मुझसे कमरे में एक जगह बैठा नहीं गया। मैं कांपते पैरे से कमरे की ओर बढ़ गई। तभी डॉक्टर चीख पड़ा, उधर कहाँ जा रही हो? भीड़ की ताकत का अंदाज शायद तुम्हें नहीं है। वे लोग तुम्हें अंदर देख लेंगे तो शटर तोड़कर यहाँ घुस आएंगे। लेकिन मैं कहाँ मानने वाली थी। मैं खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। हिंदू और सिख आपस में लड़ रहे थे, जबकि दोनों ही मूलत हिंदू थे। यह कैसे जंग छिड़ गई थी, मेरा रोम रोम काँप उठा। लोग एक दूसरे पर बोतल फेंक रहे थे। पेट्रोल और मिट्टी के तेल में डूबे कपड़ों में आग लगाकर दुकानों पर फेंक कर तालियां पीटकर हंस रहे थे। लाखों करोड़ों की दुकानें धक धक करके जल रही थी। सड़क पर लाशें बिछी हुई थी। मैंने अचानक ही आंखें बंद कर दी, खिड़की का दरवाज़ा बंद कर दिया। डॉक्टर एक कोने में गमसम खड़ा था। मुझे उनकी मनोदशा पर हंसी आ रही थी और दया भी आ रही थी। यह कैसा डॉक्टर है? खून खराबों को देखकर डर गया है। डॉक्टर तो लाशों का पोस्टमार्टम करते हैं, उसकी हक करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, फिर यह खून से लथपथ लाशों से इतना घबराया हुआ क्यों है?
मैंने देखा वह यही कोई 35-36 साल का सुंदर पुरुष था। उसके होठों तक फैली घनी मूछें ही बड़ी सेक्सी लग रही थी। उसकी आंखों में गजब सेक्स अपील थी, लेकिन इस समय तो वह बिल्कुल ही नर्वस था। इतने में वह धीरे धीरे चलते हुए मेरे नज़दीक आ खड़ा हुआ। मैंने कुछ समझ नहीं सकी। फिर वह बोला, तुम यहाँ सुबह सुबह क्या करने आई थी? मैं तो एक मजबूर लड़की हूँ, एक मानसिक रोगी के चंगुल से किसी तरह भाग निकली हूँ और कोई ठिकाना ढूंढ रही हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ बता न सकी। डॉक्टर को यह समझते देर न लगी कि मैं एक बेबस लड़की हूँ, मेरा कोई नहीं है। वह अचानक ही बोल पड़ा, अब क्या करने का इरादा है? मैं क्या बताऊँ? मैंने यह कहते हुए देखा उसकी निगाहें मेरे गदराए बदन पर बड़ी ही बारीकी से फिसल रही है। वह मुझे शायद आंखों ही आंखों में ही पी रहा था। फिर बोला, मेरी पत्नी मुझसे बहुत ही दूर अपने मायके में रहती है। मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। तुम्हें जब तक कोई काम नहीं मिलता तब तक तुम मेरे पास रह सकती हो। शुक्रिया। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तुम सारे पुरुषों की समस्या एक जैसी ही क्यों है? मैं जिससे भी मिलती हूँ उसकी पत्नी उसके साथ नहीं होती है। मेरी बात पर वह जोर से हंसा। मर्दों की यह तो पीड़ा है। यह पीड़ा नहीं है। उन्होंने अपने स्वाद के लिए अपनी पत्नियों को परेशान कर स्वयं से अलग कर दिया है। उन्हें अपनी पत्नी अच्छी लगती ही नहीं। मेरी बात पर वह और जोर से हंसा। तुम शायद ठीक कर रही हो, लेकिन क्या पत्नियां स्वाद की भूखी नहीं है? क्या वे सहवास में बदलाव नहीं चाहती है? मेरी पत्नी इस मामले में बहुत ही निपुण है। वह सुंदर शरीर वाले पुरुषों से दोस्ती गांठने के लिए हर पल तत्पर रहती है। मैंने इसलिए उसे छूट दे दिया है। मैं डॉक्टर की बात पर जोर से हंस पड़ी। तो उसमें बुराई क्या है? क्या तुम सुंदर स्त्रियों को देखकर लार नहीं टपकाते हो? अपनी तरह अपनी पत्नी को भी क्यों नहीं समझते? एक पुरुष एक स्त्री पर मुग्ध हो सकता है, तो क्या एक स्त्री एक पुरुष पर मोहित नहीं हो सकती है? तुम पुरुष अकेले ही जीवन का आनंद क्यों लेना चाहते हो? डॉक्टर मुझ पर कुछ नाराज हो गया और कुछ देर के लिए चुप हो गया। शायद मेरी बात उसके गले नहीं उतरी थी। बाहर अभी भी वैसा ही तांडव जारी था। इस खून खराबे के माहौल में भी मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। इतने में ही डॉक्टर उठ खड़ा हुआ और जमाई लेते हुए बोला, आइसक्रीम खाओगी? मैं आश्चर्य से उसका मुंह ताकने लगी। डॉक्टर क्या कर रहा है? यह भी किसी मानसिक रोग तो नहीं है? भला ऐसे माहौल में आइसक्रीम कहाँ मिलेगा? मैं यह सोचते सोचते बोल पड़ी, डॉक्टर आइसक्रीम कहाँ से मंगवाओगे? मैंने फ्रिज में 4 कप आइसक्रीम रखी है। यह कहकर उसने फ्रिज से 2 कप आइसक्रीम निकाली। एक मुझे दी और एक खुद लेकर खाने लगा। हम अंदर आइसक्रीम खा रहे थे और बाहर लोग जीवन और मौत से लड़ रहे थे। शायद दुनिया इसी का नाम है। कोई गाने सुन रहा है और कोई मातम मना रहा है। हमने जब आइसक्रीम खा ली तो डॉक्टर मेरी ओर देखते हुए बोला, तुम जैसी हसीन लड़की यूं ही अचानक मिल जाए मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। यह कहते कहते उसने मेरे कंधे पर कब हाथ रख दिया, मुझे होश नहीं रहा। मेरी यह पुरानी आदत थी। मर्दानी बाहों का स्पर्श पाते ही मैं बर्फ की तरफ पिघलने शुरू हो जाती थी। डॉक्टर की बाहों की गर्मी से मैं पिघलने लगी थी। वह इस खेल का पुराना खिलाड़ी था। दरवाज़ा खोलकर लो लाल लाल सेब निकाल लिए और एक मुझे देते हुए बोला, इसे खाओ, तुम सेब से कहीं कम खुशबूदार और फ़ायदेमंद थोड़ी सी हो। मैं सेब दांत दिए काटकर खाने लगी और डॉक्टर मेरे पास आकर मेरे बालों में उंगलियां फिराने लगे। सेब का खट्टी मीठी और उसके स्पर्श की मिठास दोनों ही आपस में मिलकर मेरे शरीर को मथने लगे। मैं ढीली पड़ती गई। तभी उसने एक संतरा निकालकर उसमें से आधा मुझे दिया और आधा खुद खाने लगा। फिर संतरे की एक फाक अपने मुंह में डालते हुए बोला, संतरे का रस कितना खट्टा मीठा है। क्या तुम्हें नहीं लगता? स्त्री पुरुष जब एक हो जाते हैं तो जीवन में भी खट्टी मीठी मिठास आ जाती है। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे क्या पता, इसका एहसास तो जब हम एक ही जाएंगे तभी हो सकेगा। डॉक्टर ने यह सुनते ही संतरा मेज पर रख दिया और मुझे अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, तुम वास्तव में ही बड़ी ही ऊंची चीज़ हो। एक संपूर्ण स्त्री ऐसी होती है। सहवास की शुरुआत होने से पहले ही तुमने सहवास के आनंद का स्वाद चखा दिया। सभी स्त्रियां सहवास के प्रति इतनी सुंदर ढंग से कहाँ जीती है। मैं यह सुनते ही चौंक गई। अब तक कितनी स्त्रियां तुम्हारी बाहों में आ चुकी है? डॉक्टर हंसने लगा। अपनी स्वेच्छा से कोई 50 स्त्रियां, लेकिन तुम उनमें से एकदम ही अलग हो, एकदम ही खट्टी मीठी। उसके यह कहने की देरी थी
कि उसका चेहरा पसीने से नहा गया। उसकी हंसी कहीं गायब हो गई। मैं कुछ समझ नहीं सकी। तभी मेरी निगाहें डॉक्टर की पैंट पर चली गई। मेरी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। अनाया ही मुझे हंसी आ गई। यह मैं क्या देख रही हूँ डॉक्टर साहब, तुम्हारी पैंट तो आगे से गीली हो चुकी है। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं उसकी मनोस्थिति को अच्छी तरह से समझ रही थी। वह बहुत ही शर्मिंदा था, लेकिन मैं कहाँ चुप रहने वाली थी। किसी शेरनी की तरह दहाड़ पड़ी। मुझे गोद में लेने से पहले सोच तो लिया होता कि तू मर्द है या भी नहीं। अब बात मेरी समझ में आई। तुम्हारी पत्नी क्यों मायके में रह रही है और तुम कितनी बेशर्मी से उसे ही दोषी ठहरा रहे थे। जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो मुझे छेड़ा क्यों? नपुंसक आदमी कुछ करने से पहले ही आउट हो गया। यह कहकर मैंने उसे जोर से एक धक्का दिया और उसके फ्रिज से एक सेब निकालकर खाने लगी। पुलिस अभी जहाँ तहाँ थी, परंतु लोग आ जा रहे थे। मैं डॉक्टर को जगाते हुए बोली, उठो, शर्ट उठाओ, दंगा समाप्त हो गई है। मैं इस कैद से उब गई हूँ। मुझे यहाँ एक पल भी नहीं ठहरना। डॉक्टर हड़बड़ा कर उठे हुए बोला, लेकिन जाओगी कहाँ? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैंने उसे झिगड़ते हुए कहा तो वह चुपचाप शर्ट की ओर बढ़ गया और एक झटके में ही शटर ऊपर उठा दिया। मैं दौड़कर बाहर आ गई। मुझे बाहर आकर अजीब सी शांति की अनुभूति हो रही थी। मैंने डॉक्टर की ओर व्यंग्यपूर्वक अंदाज में देखा तो वह अपनासा मुँह लेकर क्लिनिक से चला गया। मुझे बड़ी हंसी आई। यह गुप्त रोगों का डॉक्टर है और खुद ही गुप्त रोगी है। भला इलाज क्या करता होगा? अपना इलाज तो अभी तक कर नहीं पाया। मैं घृणा से उसके क्लिनिक को देखती हुई सड़क पर पैदल ही चलने लगी। मेरे सामने यही तो एक समस्या थी कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, लेकिन चलना तो मुझे ही था। जिंदगी चलने का ही तो नाम है। मैं टूटी फूटी दुकानों को, बाहर खड़े दुकानों को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। मेरे चेहरे पर कोई ठिकाना न होने का तनिक सा भी भय नहीं था।